स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। – 2019 में पहली बार चांद की उस जगह पर मानव रहित मिशन उतारा गया जो धरती से दिखाई नहीं देता। इस जगह को चांद का दक्षिणी ध्रुव या फार साइड कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस वॉन कार्मन क्रेटर के नजदीक यान उतरा वो अब तक अनछुआ रहा है। कुछ हफ्ते पहले यान के साथ गए रोवर ने क्रेटर से 80 मीटर दूर एक घनाकार चीज देखी जिसे मिस्ट्री हट का नाम दिया गया। ये उपलब्धि है चीन के चांग-ई 4 मिशन की। दशकों से स्पेस वो जगह रही है जिसे मुल्क अपनी महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखते रहे हैं। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच केवल हथियारों की दौड़ नहीं थी, बल्कि वो धरती से परे अंतरिक्ष तकनीक में भी एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ कर रहे थे। इनके अलावा भारत, चीन और दूसरे कई मुल्क भी अंतरिक्ष में अपने मिशन या तो भेज चुके हैं या फिर इसकी तैयारी में हैं। आश्चर्य ये है कि स्पेस की ये रेस हमारी धरती को भी प्रभावित करती है। तो इस बार दुनिया जहान में पड़ताल इस बात की कि स्पेस रेस आखिर क्यों है, ये राष्ट्रीय सम्मान का मामला है या विकास का, और ये हमारी धरती को कैसे बदल रहा है। पार्ट 1, स्पेस में एशियाई मुल्कों का दखल। Chen Shuo-sun is considered more or less the father of the Chinese space program. डॉक्टर क्रिस्टोफ पाइशेल लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस पॉलिसी एंड लॉ में रिसर्च फेलो हैं। वो अमेरिका की वजह से कैसे चीन को अंतरिक्ष कार्यक्रम में मदद मिली इसकी कहानी सुनाते हैं। चीनी अंतरिक्ष वैज्ञानिक चेन च्यूशेन 1934 से अमेरिका में थे। पहले बतौर छात्र, फिर बतौर स्पेस वैज्ञानिक। अमेरिका के लिए रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीक बनाने और नासा का एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वो अमेरिकी सरकार में साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड में भी शामिल थे। 1950 में मैकार्थी युग में अमेरिका में तथाकथित कम्युनिस्ट जासूसों की खोज शुरू हुई। उन्हें नजरबंद कर दिया गया और फिर कोरियाई युद्ध के दौरान पकड़े गए अमेरिकी पायलट्स के बदले उन्हें चीन भेज दिया गया। उस वक्त अमेरिका के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कथित तौर पर कहा था कि उन्हें चीन भेजना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। अमेरिका के इस फैसले से चीन खुश था। चीन के पास अचानक ऐसा एक्सपर्ट आ गया था जो उनके वैज्ञानिकों को ट्रेंड कर सकता था। उन्हीं के काम की बदौलत चीन ने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम खड़ा किया। चीन के नेता माओ त्से तुंग ने 1958 में स्पेस कार्यक्रम की घोषणा की। इसके दशक भर बाद येन चुएशेन के नेतृत्व में पूरी तरह देश में बना सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इस कदम से चीन ने पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश दिया। The melody that was playing was The East is Red. उस समय बैकग्राउंड में द ईस्ट इज रेड गाना गाया जा रहा था। ये एक तरह का अनाधिकारिक राष्ट्रगान बन गया जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी और माओ त्से तुंग का बखान था। इस वक्त तक अमेरिका और सोवियत संघ स्पेस में अपने अंतरिक्ष यात्री भेज चुके थे। 2003 में यांग ली वे स्पेस जाने वाले पहले चीनी अंतरिक्ष यात्री बने। 9 a.m. October 15, 2003. Shenzhou 5 spacecraft successfully took China's astronaut Yang Liwei into space. तब से लेकर अब तक चीन 11 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस भेज चुका है। जनवरी 2019 में उसने चांद के फार साइड में सफलतापूर्वक यान उतारा। लेकिन इससे दूसरे मुल्कों को वो क्या संदेश देना चाहता है? That they are able to do things that even the US hasn't done so far. वो बताना चाहता था कि उसने वो कर दिखाया जो अमेरिका अब तक नहीं कर सका, और इस क्षेत्र में वो दुनिया में सबसे आगे चल रहे मुल्कों में एक है। चीन ने लंबे वक्त तक गृह युद्ध की मुसीबत का सामना किया है। वो कृषि आधारित मुल्क था, लेकिन 70 साल में वो तकनीक के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाले मुल्कों में शुमार हो गया है।
आने वाले कुछ सालों में बजट की कमी के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का काम बंद हो सकता है। ये चीन के लिए इस क्षेत्र में और ताकतवर बनने का मौका होगा। China will be the only country in the world left with a space station. चीन इकलौता मुल्क होगा जिसके पास अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन होगा। वो इस साल के आखिर तक इसका काम पूरा करना चाहता है। यदि ऐसा हुआ तो ये अपने आप में एक बेहद मजबूत संदेश होगा। मेरे हिसाब से चीन कह सकता है कि अगर आपको वैज्ञानिक अनुसंधान करना है या अंतरिक्ष यात्री को भेजना है तो हम आपका स्वागत करेंगे। चीन दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। और स्पेस में चीन के लिए ये मुश्किल नहीं। इस साल मई में चीन ने जूरांग नाम का मानव रहित यान मंगल पर उतारा। ऐसा करने वाला वो एशिया का पहला देश बना। क्रिस्टोफ बाइशल मानते हैं कि स्पेस में अमेरिका के सामने सही मायनों में चीन ही मुख्य प्रतिद्वंदी है और वो इसके लिए अपने स्पेस कार्यक्रम पर अरबों खर्च भी कर रहा है। लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए स्पेस कार्यक्रम खर्च का कम और विकास का मामला ज्यादा है। पार्ट 2, सैटेलाइट का इस्तेमाल। India launches all its satellites from an island off the southern coast of Andhra Pradesh. डी रघुनंदन ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क के अध्यक्ष हैं और वो दिल्ली साइंस फोरम के पूर्व सचिव रह चुके हैं। भारत लो अर्थ ऑर्बिट में अपने अलावा दूसरे मुल्कों के सैटेलाइट प्रक्षेपित करने वाला महत्वपूर्ण देश बन चुका है। 2017 में भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड बनाया था। 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3, 4. It had never been done. It set a record. पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये अपने आप में अभूतपूर्व था। इससे लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च करने वाली भरोसेमंद एजेंसी के रूप में भारत की छवि बनी। भारत ने ये काम बेहद कम खर्च में किया। इसके बाद से कई दूसरे देश, विदेशी कंपनियां और एजेंसियां इस सुविधा का इस्तेमाल करना चाहती हैं। भारत ने अपने स्पेस कार्यक्रम की शुरुआत 1960 के दशक में की थी। उसका उद्देश्य न तो स्पेस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना था, न ही अंतरिक्ष अनुसंधान में आगे रहना, बल्कि इसका लक्ष्य देश की आर्थिक तरक्की में योगदान देना था। Which was a bit surprising for a developing country, which was rather strapped for funds. भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये कदम महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि उसके लिए पैसों का सही इस्तेमाल जरूरी था। विकास के काम के लिए स्पेस के इस्तेमाल का फैसला किया गया। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए मैप बनाए गए जिसकी मदद से खनिज पदार्थों के खनन की योजना बनाना आसान था। लेकिन मैपिंग के लिए सैटेलाइट तस्वीरों का ही इस्तेमाल क्यों? Any other method, especially in a country as large as India, would mean. भारत जैसे बड़े देश में कोई और तरीका अपनाने का मतलब होगा हर इलाके में जाना, जो महंगा साबित होगा। दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल सस्ता सौदा था। सैटेलाइट तस्वीरों से पानी के स्रोतों के बारे में जानकारी मिली और ये भी कि वन लगाने की कोशिशें कितनी सफल हो रही हैं। ये मछुआरों को समुद्र में जाने और मछली तलाशने में भी मदद करते हैं। इसके लिए अंतरिक्ष से सैटेलाइट के जरिए ट्रैकिंग की जाती है और लोगों को उनके मोबाइल फोन पर जानकारी दी जाती है। डी रघुनंदन मानते हैं कि भारत के आर्थिक विकास में उसके स्पेस कार्यक्रम का खासा योगदान रहा है, लेकिन हाल के दिनों में इसका उद्देश्य बदल रहा है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत अपने यान में 2022 तक स्पेस में इंसान भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बनेगा। माँ भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, अंतरिक्ष में जाएंगे। India felt it needed to spread its wings. भारत को एहसास हुआ है कि उसे अब आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे लगता है कि चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने उसके लिए प्रेरणा का काम किया है। आने वाले वक्त में हम भारत को महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स करते देख सकते हैं। मानव को ले जाने वाले यान बनाए जाएंगे जो पहले से अलग होंगे। ये तापमान और गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव झेल सकेंगे। इससे स्पेस कार्यक्रम पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन सीधे तौर पर लाभ नहीं होगा। डी रघुनंदन कहते हैं, इससे इतर आर्थिक विकास में सैटेलाइट का इस्तेमाल अभी भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है और कई दूसरे मुल्क भी यही रास्ता अपना रहे हैं। पार्ट 3, स्पेस की तरफ बढ़ने के लिए विदेशी मदद।
We have quite a huge population in Nigeria, so being able to communicate with ओलीफंकी बावेजा नाइजीरिया कम्युनिकेशन सैटेलाइट में काम करती हैं। ये कंपनी खुद के सैटेलाइट का संचालन करती है। स्पेस के क्षेत्र में नाइजीरिया अभी नया है। सैटेलाइट से पहले यहाँ इंटरनेट तक लोगों की पहुंच फाइबर के जरिए थी, लेकिन इतने बड़े मुल्क में खासकर दूर दराज के इलाकों में ऐसा करना महंगा काम था। Wherever you are located within Nigeria, via tele-education, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से नाइजीरिया में 100% कवरेज मिलता है। आप कहीं भी हो इंटरनेट से जुड़े रह सकते हैं। ग्रामीण इलाकों के स्कूल इंटरनेट के जरिए शहरी स्कूलों से जुड़े हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी शिक्षा में भी काफी मदद मिलती है। अबुजा में पढ़ने वाले शिक्षक के साथ ग्रामीण इलाकों के छात्र भी जुड़ सकते हैं। कंपनी के पास फिलहाल एक ही सैटेलाइट है। कंपनी न तो देश के भीतर सैटेलाइट बनाने और न ही उसे लॉन्च करने की क्षमता विकसित कर पाई है। ऐसे में उसने चीन की मदद ली। when the satellite was being built, we had 50 engineers. जब सैटेलाइट तैयार हो रहा था, हमारे 50 इंजीनियर्स चीन में थे, जो वहां 12 से 18 महीने रहे। ये वो लोग थे जो सैटेलाइट का संचालन कर रहे थे। हमारे पास अबुजा में सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर का काम यही इंजीनियर संभालते हैं। ये अब दूसरों को तालीम दे सकते हैं। कंपनी ने 2025 तक 2 और सैटेलाइट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। तो क्या इन्हें देश के भीतर ही बनाया जाएगा? No, we don't have the capacity for that yet, but I can definitely... अभी हमारी इतनी क्षमता नहीं है। जरूरी नहीं कि सैटेलाइट देश में ही बने, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि जो नाइजीरिया के इंजीनियर्स हैं, इसका हिस्सा जरूर होंगे। मैं ये तो नहीं कह सकती कि हम कब देश में सैटेलाइट बना सकेंगे, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं। नाइजीरिया अभी शुरुआती दौर में तो है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी है। 2030 तक वो स्पेस में अपना अंतरिक्ष यात्री भेजना चाहता है, लेकिन फिलहाल स्पेस तकनीक के मामले में वो दूसरों पर निर्भर है। हालांकि ऐसा करने वाला वो अकेला मुल्क नहीं। पार्ट 4, चांद तक पहुंचने की उड़ान। It's a very interesting experience being a woman in Kyrgyzstan. किज़ीबेक बेटकानोवा किर्गिस्तान के अंतरिक्ष कार्यक्रम की निदेशक हैं। वो कहती हैं उनके समाज में महिलाओं को घर पर रहकर काम करना सीखना होता है, न कि करियर में आगे बढ़ना। 2018 में किज़ीबेक और कुछ अन्य छात्राओं ने मिलकर देश का पहला सैटेलाइट बनाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने क्राउड फंडिंग से पैसा जमा किया। Our program wants to empower women to show them. हमारे कार्यक्रम के जरिए हम महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उनके लिए दूसरे रास्ते भी हैं। जब हमने अपने कार्यक्रम के बारे में लोगों से बात की तो हमें नकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली कि हम महिलाएं हैं, इमोशनल हैं और ये काम नहीं कर सकेंगी। हम चाहते हैं कि महिलाओं में अधिक आत्मविश्वास हो। अपने कार्यक्रम में वो महिलाओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे विषय पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। Which is in our country considered to be हमारे देश में माना जाता है कि ये केवल पुरुषों का काम है। किर्गिस्तान का अपना स्पेस कार्यक्रम कभी नहीं था, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन से पहले यहाँ टॉप सीक्रेट स्पेस कार्यक्रम के लिए उपकरण बनाए जाते थे। बाद में इसे यहाँ से हटाकर रूस ले जाया गया। किज़ीबेक का उद्देश्य देश का अपना स्पेस कार्यक्रम खड़ा करना है और इसके लिए वो अपने सैटेलाइट में एक कैमरा लगाना चाहती हैं। We want it to be understandable for everyone. And when we have photos, हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें। जब हमारे पास तस्वीरें होंगी और लोग उन्हें देखेंगे तो शायद उन्हें हमारे कार्यक्रम में दिलचस्पी होगी। हम चाहते हैं कि ये देश के लिए गर्व की बात हो। किज़ीबेक को उम्मीद है कि देश का पहला सैटेलाइट लॉन्च अपने आप में एक और बड़े कदम की शुरुआत होगी। after making such a great contribution to the country, मुझे लगता है कि देश के लिए इतना बड़ा योगदान करने के बाद हम यहाँ के सामाजिक ढांचे को भी बदल सकेंगे। हमारी सफलता दूसरों को प्रेरित करेगी, महिलाएं आगे आएंगी। मैं ये बदलाव अभी से देख पा रही हूँ। लौटते हैं अपने सवाल पर। स्पेस रेस हमारी धरती को कैसे प्रभावित कर रहा है? ये केवल दुनिया के 2 ताकतवर मुल्कों के बीच की दौड़ नहीं है जो खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करना चाहते हैं। इस रेस में चीन एक नया और मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरा है। दूसरी ओर सैटेलाइट्स ने दुनिया के कई अन्य मुल्कों के लिए उम्मीदों के नए दरवाजे खोले हैं।
ये लोगों को पहले से कहीं अधिक बेहतर तरीके से एक दूसरे से जुड़ने का मौका दे रहे हैं। इनके जरिए एकत्रित डेटा का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था के विकास और पर्यावरण को बचाने के लिए किया जा रहा है। और किर्गिस्तान की महिला टीम ये दिखाती है कि ये समाज में बदलाव का जरिया भी हो सकती है। मुल्कों के बीच की होड़ को दरकिनार करके देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि धरती से और दूर अंतरिक्ष में जाकर हम ये संभावना तलाश रहे हैं कि धरती पर मानव जीवन कैसे और बेहतर हो सकता है।